हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए कोर कमांडर्स लेवल की तीसरी मीटिंग की महत्वपूर्ण बातें। एचएएल अपग्रेड करेगी मिग-29 फाइटर्स को। चीन के कहने पर पाकिस्तान ने तैनात की एलओसी पर अपनी सेना। सीज फायर के जवाब में पाकिस्तान को मिला इंडियन आर्मी से मुंहतोड़ जवाब। और 16 बिहार को मिल गया है अपना नया कमांडिंग ऑफिसर। करचुसूल में करीब 12 घंटे तक चली भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की तीसरी मीटिंग से संबंधित कुछ नई रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं, जिसमें आर्मी सोर्सेज का कहना है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द फेज और स्टेप वाइज डीएस्केलेशन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। और सोर्सेज का कहना है कि कल की मीटिंग एक बिजनेस लाइक मैनर में आयोजित की गई थी और अभी भविष्य में दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पर ऐसी और मीटिंग्स आयोजित किए जाने की उम्मीद है, ताकि एलएसी पर जो हालात है उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सके और इस पूरी सिचुएशन को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच डिसएंगेजमेंट्स को लेकर बातचीत चल रही है, वहीं कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग जो कि 22 जून को आयोजित की गई थी और कोर कमांडर्स लेवल की तीसरी मीटिंग यानी कि जो कल 30 जून को आयोजित की गई थी। इस बीच में जहां चाइना ने लद्दाख सीमा पर अपने करीब 20,000 से भी अधिक ट्रूप्स और वेपन्स को मोबिलाइज किया है, तो वहीं इसके जवाब में भारत ने भी करीब 30,000 से अधिक ट्रूप्स और वेपन्स को मोबिलाइज किया है। और सोर्सेज का कहना है कि जो डीएस्केलेशन की प्रोसेस है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और काफी लंबे समय तक चलने वाली है। और इस बात की अधिक संभावना है कि इस डीएस्केलेशन की प्रोसेस में अधिक कमी देखने को तब मिलेगी जब इस क्षेत्र में सर्दियों का मौसम शुरू होगा। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडियन आर्मी चीफ के साथ शुक्रवार की सुबह लेह जाएंगे और जहां वे एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशंस पर जवानों से मुलाकात करेंगे और साथ ही यहां के हालातों के बारे में वे त्रिशूल डिवीजन के कमांडर से भी ब्रीफिंग करेंगे। और सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद ये पहली ऐसी टॉप लेवल मीटिंग है जिसमें भारत की सीनियर मिलिट्री लीडर्स सोल्जर्स से मुलाकात करने जा रहे हैं। पैंगोंग शू लेक में पेट्रोलिंग के लिए चाइनीज आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली टाइप 928B वेसल्स की कैपेबिलिटी को मैच करने के लिए अब इंडियन नेवी की तरफ से भी करीब दर्जन भर हाई पावर्ड ज्यादा कैपेसिटी वाली टॉप ऑफ द लाइन सर्विलियंस इक्विप्ड स्टील बोट्स लद्दाख के लिए रवाना की गई हैं, जिनका इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा पैंगोंग शू लेक में पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। और इंडियन नेवी की इन स्टील बोट्स को पैंगोंग शू लेक में भेजने का जो फैसला है वो इस सप्ताह ट्राई सर्विसेज द्वारा इंडियन नेवी के साथ लिया गया था और ये वेसल्स C-17 हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से लेह तक ले जाई जाएंगी। और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि जो 21 मिग-29 फाइटर्स रशिया से फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत लिए जाने हैं, उन मिग-29 फाइटर्स को यूपीजी वेरिएंट में अपग्रेड करने का जो कार्य है वो एचएएल द्वारा भारत में ही किया जाएगा। यानी कि रशिया मिग-29 के 21 अनयूज एयरफ्रेम्स के साथ यूपीजी अपग्रेड किट भी भारत भेजेगा। ऐसे समय पर जब भारत चीन के साथ इस विवाद में उलझा हुआ है, तो इसी बीच पाकिस्तान ने अपनी ट्रूप्स की 2 डिवीजन को एलओसी के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बल्तिस्तान में मूव कराया है। और इंटेलिजेंस इनपुट्स के अनुसार चाइनीज ऑफिशियल्स ने जम्मू कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए कुछ आतंकी संगठनों के साथ एक बातचीत भी आयोजित की है। और ये साफ साफ इस बात का संकेत है कि सीमा पर चाइना और पाक संयुक्त रूप से विवाद पैदा करने की कोशिश में है। और इसी के तहत पाकिस्तान ने अपने करीब 20,000 एडिशनल सोल्जर्स को एलओसी के पास तैनात किया है, ताकि वो पूर्व में एलएसी पर चाइनीज डिप्लॉयमेंट को मैच कर सके। और अभी के समय एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा जितने सोल्जर्स की तैनाती की गई है, उतनी तैनाती तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी नहीं की गई थी। और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी रडार्स इस पूरे रीजन में पूरी तरीके से एक्टिव हैं। यानी कि साफ है कि चीन को ये तो मालूम पड़ गया है कि वो अपने अकेले दम पर भारत का कुछ नहीं कर सकता है और इसलिए वो पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश को रचने में लगा हुआ है। और इनपुट्स के अनुसार चीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को आतंकी हमले और बैट के ऑपरेशन में तेजी लाने को कहा है। और पाकिस्तान जो कि चीन के ही रहमो करम पर चल रहा है, तो वो भी उसकी इन हरकतों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से मजबूर है। यानी कि एक तरफ पूर्व में चाइना अपने ट्रूप्स की तैनाती बढ़ा रहा है, तो वहीं उत्तर में पाकिस्तान भी भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी तैनाती कर रहा है। और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक करीब 100 के आसपास पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकी पीओके पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इन आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर भारत की सेना पर हमला करवाना चाहता है, ताकि भारतीय सेना आंतरिक सुरक्षा में व्यस्त रहे।
यानी कि इस बार पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ एक 2 फ्रंट वॉर की साजिश रच रहे हैं। और इसी के तहत अभी हाल ही के कुछ सप्ताह में चाइनीज और पाकिस्तानी ऑफिसर्स के बीच कई सारी मीटिंग्स भी आयोजित की गई थी। और इस महीने की शुरुआत में जो चाइनीज एयरफोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट इल्यूसिन 78 को पाकिस्तान के स्कर्डू एयरबेस पर ऑब्जर्व किया गया था, तो फिलहाल अभी तक इस एयरबेस पर जो एक्टिविटी है वो लिमिटेड है। और सोर्सेज के मुताबिक चूंकि स्कर्डू एयरबेस पर 8 हार्डन शेल्टर्स हैं और कुछ रनवेज हैं जिनमें से केवल एक ही असल में इस्तेमाल होता है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि चाइनीज एयरफोर्स स्कर्डू एयरबेस का इस्तेमाल अपने कॉम्बैट जेट्स को तैनात करने के लिए करेगी। और इस तरह की तैनाती केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि चाइना की तरफ से भी ऑब्जर्व की गई है, जिसमें चाइना ने LAC पर अपने 20,000 से भी अधिक ट्रूप्स की तैनाती के साथ साथ करीब 10,000 से लेकर 12,000 और चाइनीज ट्रूप्स को सिंगजियांग में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और वेपनरी के साथ रियर पोजीशन पर डिप्लॉय किया है। यानी कि चीन ने इस कैपेबिलिटी के साथ अपने ट्रूप्स को तैनात किया है ताकि वो 48 घंटों के समय में इंडियन फ्रंट पर पहुंच सके। और बाकी इसके अलावा भी हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी सर्विस में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर पहली बार किसी वीमेन ऑफिसर को अपॉइंट किया है और जिनका नाम है निगर जौहर, और ये पाकिस्तानी आर्मी की पहली फीमेल सर्जन जनरल भी है। आज जम्मू कश्मीर के सोपोर के मॉडल टाउन में CRPF की एक नाका पार्टी पर पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकियों द्वारा फायरिंग की गई थी और इस हमले में CRPF का एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, तो वहीं एक 64 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की भी जान गई है और जबकि इनके अलावा 3 और अन्य जवानों के घायल होने की सूचना है। इस घटना के बाद सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी जारी है। और इस हमले में जिस 64 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की जान गई है वे श्रीनगर के ही निवासी हैं और वे आज सुबह किसी काम से अपने 3 साल के पोते के साथ अपनी गाड़ी से बाहर निकले थे और जब वे सोपोर के इस इलाके पर पहुंचे तो यहाँ पे आतंकियों द्वारा अचानक CRPF के नाका पार्टी पर फायरिंग किए जाने की वजह से उन्हें भी गोली लगी। हालांकि CRPF के कांस्टेबल पवन कुमार ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए आतंकियों द्वारा की जाने वाली फायरिंग के बीच इस 3 साल के मासूम बच्चे को बचा लिया और इस जवान ने अपने पास उस बच्चे को सुरक्षित तब तक रखा जब तक आतंकी गोली चलाते हुए वहाँ से भाग नहीं निकले और अब उस मासूम बच्चे को इसके परिवार तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। और अभी कुछ ऐसे भी हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से की गई फायरिंग में उस 64 साल के बुजुर्ग व्यक्ति की जान गई है और फिर उसके बाद जो CRPF के जवानों ने उस बच्चे को बचाया है वो एक नाटक है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस समय इस तरह का जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं तो उनको हम ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो एक बार CRPF के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाएं और वहाँ पर एक वीडियो पोस्ट की गई है जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान ने खुद इस घटना के बारे में बताया है। विजुअल्स हमारे लिए सामने थे। एक तो हमारे जो CRPF के 3 जवान जो खून में लथपथ थे उनको उठाना और उसके बाद जो है वहाँ पर एक सिविलियन जो है वो भी जख्मी था, उसको भी गोली लग चुकी थी। और उस सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग हमारे लिए ये था कि जब हमने एक छोटा बच्चा देखा 2-2.5 साल के करीब जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है और मीनवाइल जो है जैसे ही हम पहुंचे उस वक्त भी काफी फायरिंग वहाँ से अपोजिट साइड से आ रही थी। आपने देखा होगा एनकाउंटर साइड पे जो सामने की मस्जिद उसके ऊपर वाली स्टोरी से फायर किया गया, उसी डायरेक्शन से जो फायर आया उसी वजह से सारे लोग जख्मी हुए। उसमें से हमारा एक CRPF का जवान जो है वो शहीद हुआ, बाद में वो जख्मी किताब न ला के जहाँ बाग हो गया। तो ये जो बच्चे को हमारा सबसे पहले था कि वो व्यू ब्लॉक किया जाए और इस बच्चे को वहाँ से उठाया जाए। तो हमने अपनी गाड़ियाँ सारी लगा के, जो BP गाड़ियाँ हमारे पास थी उस वक्त CRPF की थी, पुलिस की सारी व्यू ब्लॉक करके जो अपोजिट साइड से फायर आ रहा था तो उस बच्चे को इवोकेट करना हमारी प्रायोरिटी थी। और हमने हमारा काफी चैलेंजिंग था क्योंकि सामने से फायर आ रहा था, कोई आड़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वहाँ से उठा के हमने इसको दिया। तो इसको एक्चुअली क्या ये अपने नाना के साथ जो है जा रहा था हंदवाड़ा। इसके नाना सुबह निकले थे, इनको हंदवाड़ा जो हमारी क्लास के मुताबिक हंदवाड़ा से इसको एक अपनी किसी हेल्पर को लाना था। वहाँ पे जब यहाँ पहुँचा तो सामने से जब फायर हुआ, हमारा CRPF की पार्टी अभी तैनात हो रही थी, उसी डायरेक्शन में बिल्कुल एक सामने साथ साथ जो है 3 CRPF के जवान हमारे वो गिरे पड़े थे और ये सिविलियन भी वहीं पे जो अपोजिट साइड से गाड़ियां आ रही थी वहाँ पर उस वक्त हंदवाड़ा से, कुपवाड़ा से, उनमें से ना कोई जख्मी हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां, बहुत से लोगों ने वहाँ गाड़ियां छोड़ के जो है सेफर लोकेशन पे उस वक्त कोशिश की है कि हम किसी तरीके से फायर से बच के सेफर लोकेशन में। बाद में हमने बहुत सारे लोगों को दुकानों के अंदर से भी निकाला। उनने कहा जनाब जैसा फायर हुआ हम अपोजिट साइड से जो जहाँ से फायर आया है उसकी तरफ से कोई जख्मी नहीं, आपने देखा होगा। ये वैसे और आपको ये मालूम होना चाहिए कि CRPF के जवान हो, चाहे इंडियन आर्मी के जवान हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के, वे सभी इस समय हमारे देश के आवाम की रक्षा कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और हम सलाम करते हैं सभी योद्धाओं को जो अपने प्राणों से पहले अपने देश और देशवासियों की सोचते हैं। और वहीं पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किए
जाने पर इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सोल्जर्स मारे गए हैं और ये दोनों ही सोल्जर्स पाकिस्तान की आर्टिलरी यूनिट से बिलोंग करते थे, जो कि इंडियन आर्मी पोस्ट और उरी सेक्टर में सिविलियंस के खिलाफ किए जाने वाले सीज फायर उल्लंघन में शामिल रहे हैं। इंडिया टुडे की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 बिहार रेजिमेंट के नए कमांडिंग ऑफिसर अब अपना पद संभालने के लिए तैयार हैं और 16 बिहार के जो नए कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी सेनाओं को दृढ़ता से ललकारा है और हर संभव तरीके से तैनात रहने के लिए कहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी वाली घटना के समय जिस अधिकारी को कर्नल रैंक में प्रमोट करने के लिए मंजूरी दी गई थी वो एक अलग बटालियन की कमान संभालने वाले थे। हालांकि फिर 15 जून की घटना के बाद इंडियन आर्मी ने फैसला लिया कि 16 बिहार रेजिमेंट की कमान यूनिट के ही एक अधिकारी को देनी होगी और इसके पीछे घाटी में तैयारियों को ठीक करने का मकसद है। हालांकि जमीनी स्तर पर संवेदनशीलता के कारण 16 बिहार रेजिमेंट के नए कमांडिंग ऑफिसर की पहचान को उजागर करने से परहेज किया गया है। और इस घटना से संबंधित एक सीनियर ऑफिसर का कहना है कि जब आपके पास गलवान घाटी जैसी कोई घटना होती है, जब दोनों पक्षों के बीच करीब 45 साल बाद खून बहता है, तो इस तरह की स्थिति को पचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। और जब एक यूनिट अपने कमांडिंग ऑफिसर को खो देती है तो वो एक अभिभावक को खोने जैसा होता है। और नए ऑफिसर के लिए अपने जवानों को एक साथ आगे बढ़ाना, उन्हें प्रेरित करना और बिहार रेजिमेंट के आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म को स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।